सबसे पहले अपवाह। अपवाह क्या होती है? यानी कि अपवाह को समझने के लिए अपवाह तंत्र के विषय में समझते हैं। जब नदियां अपने सहायक नदियों के साथ जिस जिस क्षेत्रों में जल का प्रवाह करती है, उस पूरे क्षेत्र को हम लोग अपवाह तंत्र कहते हैं। और इस जल और सहायक नदियों के समूह को अपवाह कहते हैं। अब यह जो अपवाह होता है, कभी कभी यह जल विभाजक से अलग हो जाती है। यानी क्या होती है कि एक अलग क्षेत्र में नदियां और सहायक नदियां बहती है, लेकिन इस दूसरे क्षेत्र में यह नहीं जा पाती है क्योंकि इसको बीच में कोई बाधा मिल जाता है, और इस बाधा को हम लोग क्या बोलते हैं? जल विभाजक कहते हैं। नदियां अगर देखा जाए तो नदियां बारहमासी होती है या कुछ होती है मौसमी। तो भारत में दो प्रकार की नदियां भी पाई जाती है। हिमालय से निकलने वाली नदियां बारहमासी होती है, जबकि अगर हम राजस्थान की लूनी नदी की बात करें तो वह क्या है? मौसमी नदी है। नदियों का जो प्रवाह है मुख्य रूप से दो तरह से बनता है नदी प्रणाली। पहले नदियां और उसकी सहायक नदियां मिलकर के इस सभी नदियों का निर्माण करती है। अब आता है भारत में मुख्य रूप से दो प्रकार की नदियां हैं। पहली जो नदियां हैं वह हिमालय नदियां कहलाती है, दूसरी है प्रादीपीय नदियां कहलाती है। हिमालय नदियां भारत के उत्तर में स्थित है, इसलिए इसको उत्तरी नदियां भी कहा जाता है। और प्रादीपीय नदियां भारत के दक्षिण में स्थित है, इसलिए इसे दक्षिणी नदियां भी कहा जाता है। अब जो नदियां हैं उसकी विभिन्न अवस्थाएं भी होती है। जैसे कि आप इस देख सकते हैं कि नदियों को हम लोग मुख्य रूप से तीन अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। पहला जो है, जिस प्रकार से एक बच्चा जन्म लेता है तो वह पहले बच्चा रहता है, और बच्चे में जो छोटे बच्चे होते हैं, शिशु, वह बहुत ही ज्यादा बदमाश होता है, बहुत खट खटपट करता है। तो इसी प्रकार से नदियां भी बहुत ही खटपट करती हुई आती है। और जब युवा अवस्था में आता है तो जोश हो जाता है, उसमें जोश भर जाता है, और युवा अवस्था में आने के कारण वह तेजी से प्रवाह होने लगती है और अपने साथ आने वाले किसी भी प्रकार की बाधाओं को वह काट लेती है। तो इसी प्रकार से नदियों में भी होती है। लेकिन जैसे ही बच्चे बूढ़े होते हैं तो वह क्या होता है? सुस्त पड़ जाता है और अपनी अवस्थाओं को छोड़ने लगता है। तो उस प्रकार से यहाँ भी नदियां सुस्त पड़ जाती है और गोखुर झील जैसे कृति का निर्माण करती है। और फिर जब अपने साथ लाए हुए मलबा को वह आगे नहीं बढ़ा पाती है तो उसको छोड़ करके उसके किनारे से निकलती है, और इस प्रकार से नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। तो यह था नदियों के विषय में। अब जो ये अवस्थाएं हैं, यह विभिन्न प्रकार के अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। जैसे कि ध्रुमाकृति अपवाह, जालीनुमा अपवाह और आयताकार अपवाह, उसके बाद आर्य अपवाह। ध्रुमाकृति अपवाह में क्या होती है? नदियां और उसकी सहायक नदियां, जो मुख्य धारा होती है और उसके साथ सहायक नदियां क्या चाहती है? वह अधिक से अधिक क्षेत्रों में अपना प्रवाह यानी कि अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहता है। जबकि जालीनुमा आकृति में क्या होता है? वह अपने पास आने वाले पत्थरों को काट करके विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश करना चाहता है। आयताकार में क्या होती है? यह वह अवस्था है जब यह क्या होती है? मैदानी क्षेत्र में पहुंच जाती है, यानी कि इस क्षेत्र में यह विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती है। विभिन्न यानी कि यह अपने साथ जो अपना बहाव है वह तेज नहीं कर पाता है और विभिन्न प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में प्रवाह होने लगता है। आर्य अपवाह में यहाँ पर क्या होता है? एक मुख्य शिखर से जब नदियां निकलती है तो बहाव उसका तेज हो जाता है, जो प्रारंभ अवस्था में होता था उस प्रकार की अवस्था के विषय में है। और इस प्रकार से ये आर्य अपवाह का निर्माण करती है। अब आइए भारत के मुख्य नदियों के विषय में हम लोग अध्ययन करें। सबसे पहले है सिंधु नदी। सिंधु सिंधु नदी के विषय में देखा जाए तो यह तिब्बत में प्रारंभ होती है, मानसरोवर झील के पास। इस प्रकार से यह प्रारंभ होती है, यहाँ पर मानचित्र में देख सकते हैं। और उसके बाद ये आगे बढ़ती है और भारत के लद्दाख में जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। जम्मू कश्मीर में इसमें विभिन्न सहायक नदियां जैसे कि जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंज, ये सभी नदियां इसमें मिलती है। और ये नदियां फिर अब सिंधु नदी में मिलकर के आगे बढ़ती है और आगे यह बलूचिस्तान, गिलगिट से होते हुए अटक की ओर जाती है। अगर इस नदियों के विषय में देखा जाए तो अगर पाकिस्तान में नदियां बहती है और विभिन्न प्रकार की सहायक नदियां इसमें मिलती है, जैसे कि झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास। आप देख सकते हैं यहाँ पर सतलज आपका, और यहाँ पर आपका ब्यास नदी है। और यह नदी मिलती है कहाँ पर? पाकिस्तान के मिठान कोट में आकर के ये मिलती है सिंधु नदी से, और ये आगे जाकर के फिर अरब सागर में गिर जाती है। इस प्रकार से अरब सागर में आकर के गिर जाती है। अगर देखा जाए इसकी कुल लंबाई तो इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, यानी कि 2900 किलोमीटर है। भारत और जम्मू कश्मीर में एक तिहाई पानी ही रहता है। भारत जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश और पंजाब को मिला करके एक तिहाई पानी भारत के पास बचता है। बाकी जो शेष पानी है वह पाकिस्तान में स्थित है, यानी कि पाकिस्तान के पास है।
यह इस तरह से क्यों होता है? क्योंकि सिंधु जल संधि के अनुसार 1960 में यह हुआ था, भारत केवल 20% पानी का ही प्रयोग करेगा, बाकी पाकिस्तान के क्षेत्र में जाएगा। आगे आता है गंगा नदी। गंगा नदी के विषय में अगर बोला जाए तो गंगा जो है मुख्य धारा वह गंगोत्री हिमालय से निकलता है, जिसका नाम भागीरथी है, और यह भागीरथी अलकनंदा से देवप्रयाग में मिलता है। देख सकते हैं यहाँ मानचित्र में, यह आपका मुख्य धारा है जिसमें अलकनंदा आकर के मिलती है और देवप्रयाग में यह आगे बढ़ती है और हरिद्वार के मैदानी क्षेत्र में पहुंचती है। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर यमुनोत्री से यमुना निकलती है और यमुना जो है गंगा में जो है ना इलाहाबाद के पास मिलती है। आगे बढ़ती है ये नदी और आगे जाने के बाद जो घगरा, देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका घगरा नदी है, उसके बाद गंडक, उसके बाद कोसी, ये नदियां जो है नेपाल हिमालय से आकर के इसमें मिलती है, हिमालय के, माफ कीजिएगा, गंगा नदी में प्रवेश करती है। अगर प्रादीपीय उच्च भूमि की बात की जाए तो चंबल जो है आपका है, यहाँ पर देख सकते हैं यह है चंबल, उसके बाद आता है बेतवा, उसके बाद आता है सोन। ये जो तीन नदियां हैं ये मुख्य रूप से दक्षिण की ओर से, प्रादीपीय उच्च भूमि के दक्षिण की ओर से गंगा नदी में मिलती है। गंगा आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के क्रम में ये मुख्य दो भागों में विभाजित हो जाती है, और ये एक भाग माफ कीजिएगा बांग्लादेश जाती है और दूसरी भारत के पश्चिम बंगाल की ओर चले जाती है। जब गंगा नदी आपके मुख्य दो धारा में बढ़ जाती है तो इन दो धाराओं का अलग अलग नाम हो जाता है। जैसे कि जो भागीरथी है वह हुगली नदी के नाम से जाना जाता है, जो दक्षिण की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। लेकिन इस बंगाल की खाड़ी के मिलने के दौरान ये डेल्टा मैदान का निर्माण करती है, और यह जो डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा के रूप में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा और सबसे तेजी से बढ़ता डेल्टा माना गया है। और इसका नाम सुंदरबन इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सुंदरी पेड़ पाए जाते हैं। उसके बाद मुख्य धारा को बात की जाए तो मुख्य धारा बांग्लादेश की ओर दक्षिण में की ओर बह जाती है और यह ब्रह्मपुत्रा में शामिल हो जाती है, और बाद में इसी नदी को मेघना कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई 2500 यानी कि 2500 किलोमीटर है। और आंवला की बात की जाए, अंबला जो पंजाब में स्थित है, यह सिंधु और गंगा के बीच में जल विभाजक का कार्य करती है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे नदी के विषय में बात करते हैं। अगला जो नदी है वह ब्रह्मपुत्र नदी के विषय में बात करते हैं। यह हिमालय से निकलने वाली एक बड़ी नदी है जो भी आपका क्या होता है मानसरोवर झील के पास से निकलती है। मानसरोवर झील के पास निकलने के बाद ये आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के क्रम में ये अरुणाचल प्रदेश के नमचा बरवा प्रदेश में यू आकृति बना करके, देख सकते हैं ये ऐसे करके प्रवेश करती है यू आकृति बना करके, और जैसे ही भारत में प्रवेश करती है तो दिहांग, दिबांग, लोहित, केनाल आदि नदियां इसमें शामिल होती है और ब्रह्मपुत्र का निर्माण कर देती है। जब ये तिब्बत के क्षेत्र में रहता है तो बहुत ही शुष्क क्षेत्र में रहता है, इसमें पानी बहुत कम रहता है, लेकिन जब भारत में प्रवेश करती है तो इसमें शुष्क क्षेत्र में नहीं रहती है, बहुत सारे सहायक नदियां मिलती है तो इसमें बहुत ज्यादा पानी हो जाता है। जब ये नदियां इसके बाद ये नदियां आगे बढ़ती है और बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तिब्बत में इस नदी को सांगपो कहा जाता है और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। असम के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर के गुम्फित नदी के रूप में बहती है और यह बहुत सारे नदी द्वीपों का निर्माण करती है। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं प्रादीपीय नदियों के विषय में, जो भारत के दक्षिण नदियां कह सकते हैं, दक्षिण की ओर बहने वाली। तो यहाँ पर सबसे पहला नदी नर्मदा है। नर्मदा जो है अमरकंटक से प्रारंभ होती है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, और यहाँ से ये प्रारंभ होते हुए आगे बढ़ती है और ये आपका मध्य प्रदेश और गुजरात के बीचों बीच यानी कि मध्य में चलती है। और ये इस क्रम में बहुत सारे जलप्रपात का निर्माण करती है, जैसे कि दीपकंठ और धुआंधार। दीपकंठ आपका संगमरमर के चट्टानों पर गिरता है, जबकि धुआंधार जलप्रपात चट्टान के खाड़ी में गिरता है। इसमें जितनी भी सहायक नदियां मिलती है वह समकोण बना करके मिलती है और ये नदियां अंत में अरब सागर में आकर के गिरती है, और ये नदी भारत के पश्चिम की ओर बहती है, पूर्व की ओर नहीं बहती है। जो नर्मदा नदी है जो विंध्या श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य में बहती है, यह भी आप याद रखिएगा। आइए अब हम दूसरी नदी की बात करते हैं और वह है तापी नदी। तापी नदी भी नर्मदा नदी के समांतर बहती है, माफ कीजिएगा। तापी नदी भी जो है वह नर्मदा नदी के समानांतर बहती है और यह नर्मदा नदी से क्या है, छोटी है। अगर तापी नदी के विषय में बोला जाए तो यह सतपुड़ा के बेतुला जिले से प्रारंभ होती है और यह मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को
महाराष्ट्र के क्षेत्र से होते हुए गुजर जाती है। अगर इस पश्चिम की ओर बहने वाली अन्य नदियों के विषय में बोला जाए तो साबरमती, माही, भरतपुंज और पेरियर जो है पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां हैं जो भारत के पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा और तापी को छोड़ करके। आइए हम लोग और नदियों के विषय में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं महानदी के विषय में। महानदी के विषय में बोला जाए तो यह छत्तीसगढ़ में उच्च भूमि से प्रारंभ होती है और इसकी लंबाई 860 किलोमीटर है और यह महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में बहती है। उसके बाद जो नदी है वह है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी देख सकते हैं यहाँ पर है। गोदावरी नदी के विषय में बोला जाए तो यह सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। मानचित्र में हम आपको दिखाना चाहते हैं, यहाँ से गोदावरी नदी प्रारंभ होती है और ये आगे चलते चलते इन सभी क्षेत्रों में आकर के यहाँ पर यह गिर जाती है। महानदी अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह महानदी है जो इस तरह से क्षेत्र में आती है। तो प्रायद्वीपीय नदियां सबसे बड़ी नदी मानी जाती है और इसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। यानी कि दक्षिण गंगा में कौन कौन सी नदियां मिलती है? पूर्णा, वर्धा, प्रणहित, मंजरा, वैनगंगा, पैनगंगा। तो इसमें बहुत सारी सहायक नदियां होने के कारण इस नदी को क्या बोला गया है? दक्षिण गंगा बोला गया है। इसकी लंबाई देखा जाए तो ये लंबाई 1500 किलोमीटर यानी कि 1500 किलोमीटर है और ये नासिक के महाराष्ट्र में पश्चिम घाट के ढलानों से निकलती है। उसके बाद ये निकलने के बाद महाराष्ट्र में इसका 50% जल होता है और फिर ये मध्य प्रदेश और ओडिशा से होते हुए आंध्र प्रदेश की ओर बहने लगता है। तो इस प्रकार से ये थी आपकी गोदावरी नदी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगली नदी के विषय में बात करते हैं और वह है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के विषय में बोला जाए तो महाबालेश्वर के नजदीक से निकलती है और इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदियां बोला जाए तो तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी और भीम इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं और यह नदियां महाराष्ट्र से प्रारंभ होते हुए कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में बहती है। अब हम लोग और भी इसको हम मानचित्र में दिखा देना चाहते हैं कृष्णा नदी को। आप देख सकते हैं यह कृष्णा नदी है, यहाँ पर देख सकते हैं यह कृष्णा नदी है और ये इस क्षेत्र से यहाँ पर आकर के गिर जाती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अन्य नदियों के विषय में बात करते हैं। तो अगला जो है वह कावेरी नदी है। कावेरी नदी के विषय में बोला जाए तो यह पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है और यह तमिलनाडु के कुडलोर से के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 7600 किलो माफ कीजिएगा 760 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों के विषय में बोला जाए तो अमरावती, भावानी, हेमावती और काबिनी नदी जो है वह इसकी मुख्य सहायक नदी है। यह नदी कर्नाटक से प्रारंभ होते हुए केरल और तमिलनाडु में प्रभावित होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में बन जाती है। अगर हम अन्य पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के विषय में बोले तो दामोदर, ब्रह्मगिरी, बेतरनी और सुबर माफ कीजिएगा सुबरनेखा। ओके, तो ये सभी क्या है? मुख्य दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां हैं और यह पूर्व की ओर गिरती है। इस प्रकार से हमने बात किया तापी, उसके ऊपर था नर्मदा, फिर हमने महानदी के विषय में बात किए, फिर गोदावरी के विषय में बात किए, फिर कृष्णा और फिर हम लोग बात की कावेरी नदी जो यहाँ पर मौजूद है। विभिन्न प्रकार की नदियों को पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ते हैं झील के विषय में। तो भारत झील के क्षेत्र में भी बहुत ही धनी है। भारत में विभिन्न प्रकार की झीलें पाई जाती है। कुछ झीलों को क्या किया जाता है? उसको कृत्रिम रूप से बड़ा कर दिया जाता है। जैसे कि सागर के विषय में बोला जाए तो मृत सागर, कैस्पियन सागर, तो ये झील का ही रूप है जिसको बड़ा कर दिया गया है। भारत में अगर बोला जाए तो भारत में डल झील पाया जाता है जो शिकार असम में कश्मीर के क्षेत्र में है और स्पिट्स और सलाखों द्वारा खाड़ी और चिल्की झील, पुलिकट झील और केल्लूर झील का निर्माण किया गया है। और अगर मौसमी झील के विषय में बोला है तो सांबर जो है वह राजस्थान के क्षेत्र में पड़ता है जो एक प्रकार का नमकीन पानी का झील है जिसमें नमक का निर्माण भी किया जाता है। उसके बाद उलर झील के विषय में बोला जाए तो वह जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में पड़ता है और यह ताजे पानी का सबसे बड़ा रचनात्मक झील है जो सबसे ताजे पानी का सबसे बेहतर पानी इसमें पाया जाता है। डल झील, भीमताल, नैनीताल माफ कीजिएगा जितने भी ताल आपको मिलता है जैसे कि भीमताल, नैनीताल, लोकताल, बारापानी, ये सभी क्या है? झील के समीप बसने वाले शहर है। अगर कृत्रिम
कृत्रिम झील के विषय में बोला जाए तो गोविंद सागर, गुरु गोविंद सागर जो है वह भांगड़ा नंगल परियोजना के अंतर्गत बनाया गया कृत्रिम झील है। तो इस प्रकार से ये भारत की कुछ मुख्य झीलें थे। झील के अलावा अब नदी में जो है ना बहुत सारे प्रदूषण फैल रहा है, तो इस प्रदूषण के कारण नदियां जो है ये प्रदूषित हो रही है, और नदी प्रदूषण हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि नदियां बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था में सहायता प्रदान करती है, जैसे खेती के लिए पानी, बिजली के लिए पानी, तो विभिन्न प्रकार के लिए पीने योग्य पानी। तो इन सभी चीजों से अगर नदियां प्रदूषित हो जाएगी तो हमें बहुत सारे जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो जो नदियां प्रदूषित हो रहा है उसका मुख्य कारण क्या है? औद्योगिक अपशिष्ट कारण, और उसके बाद शहरीकरण और औद्योगिकरण बढ़ने के कारण जो है नदियां प्रदूषित हो रही है, और इससे हमें बचाना चाहिए। तो इसके लिए भारत सरकार भी बहुत सारे कार्य करती है, जैसे कि गंगा परियोजना कार्य 1। इसमें क्या किया गया, 1985 में शुरू किया गया और 2000 में खत्म किया गया, बंद किया गया, ताकि यह जो नदी है साफ किया जा सके। उसके बाद इस जो गंगा कार्य परियोजना है इसको फिर से शुरू किया गया, और इसको जो है ना राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के साथ मिला दिया गया, और यह 16 राज्यों से 27 अंतरराज्यीय नदियों में मिलकर के 152 शहरों में क्या कर रहे हैं, विभिन्न नदियों को साफ कर रहे हैं। तो नदियों का साफ करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी हम लोग बात किए भारत की विभिन्न नदियों और झीलों के विषय में, भारत की प्रायद्वीपीय और हिमालय नदियों के विषय में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट करें, और हम आपको एक बेहतर एक्सप्लेनेशन देंगे। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक